वेक्टर सब स्पेस सदिश उप समष्टि क्या होता है, सुना है? हाँ सर, आपकी सर क्या होता आवाज है? बहुत कट कट के आ रही है, एक बार फिर से बोलिए। वेक्टर सब स्पेस क्या होता है? सदिश उप समष्टि किसे कहते हैं? सदिश सर उप अगर समष्टि। कोई, हाँ सर, अगर कोई डब्ल्यू कोई सब स्पेस है और अगर उसमें सारी 10 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, अ, तो वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, वेक्टर सब स्पेस। दीपिका कोई बताओ, डब्ल्यू डब्लू, सब, दीपिका सब स्पेस क्या होता है? वेक्टर सब स्पेस। हाँ सर, अगर W कोई V का नॉन एम्प्टी सबसेट है और फिर सर WF जो है वो मतलब वो ना V की सारी 10 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर सर वो WF जो होगा वो वेक्टर सबस्पेस होगा। बिल्कुल अंशिता, तुम्हें दोनों में क्या अंतर समझ में आया कि तुम दोनों लोगों ने लगभग एक जैसी बात बोली है, लेकिन तुम्हारी बात में और इसकी बात में क्या अंतर है? सर मैंने डब्ल्यू को ना पहले सबसेट नहीं बोला था। हाँ, तुमने सब स्पेस बताया। तुमने कह हाँ दिया कि सर, डब्ल्यू सब अगर स्पेस सब बोल स्पेस दिया। है, हाँ, डब्ल्यू यही अगर गलती सब है। स्पेस है, तो जब पहले ही सब स्पेस तुमने बोल दिया है, तो फिर वो उसे सब कहाँ से स्पेस को प्रूफ सब, करना है। तो नॉन एम्प्टी सबसेट वेक्टर सब स्पेस क्या होता है कि डब्ल्यू अगर V का नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो वो सब स्पेस होगा इफ इट सेटिस्फाई 10 कंडीशंस। तो अगर ये कोई सबसेट जैसे W सबसेट ऑफ V है, W सबसेट ऑफ V है एंड W सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में आप जान लो कि प्लस के लिए 5 कंडीशन, डॉट के लिए 1 कंडीशन और प्लस एंड डॉट दोनों के लिए 4 कंडीशन। तो प्लस डॉट और प्लस एंड डॉट बोथ, तो तीन ये है, पहली प्लस के लिए, दूसरी डॉट के लिए, तीसरी प्लस एंड डॉट। अब अगली हेडिंग हम लोगों ने डाली है वेक्टर सब स्पेस। ठीक, तो वेक्टर सब स्पेस लिख लो जरा। वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन लिख रहे हैं। लेट VF be a vector space over the field F। let VF be a vector space over the field F। माना VF क्षेत्र F पर सदिश समष्टि है। let VF be a vector space over the field F W सबसेट ऑफ V। तो W V का क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट। तो W सबसेट ऑफ V एंड W नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट अब तो वेक्टर स्पेस होगा ना, सब स्पेस होगा ना, सब ग्रुप होगा। शिविका, कोई एम्प्टी सेट अगर है तो वो क्यों सब स्पेस नहीं हो सकता है? सर वो एम्प्टी है, मतलब उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर वो सारी कंडीशंस कैसे फॉलो करेगा? सारी तो कर जाएगा बेटा, बस आइडेंटिटी नहीं करेगा। हाँ सर, आइडेंटिटी और इनवर्स वाली भी तो नहीं करेगा। आपका इनवर्स वाली भी कर जाएगा, सब कर जाएगा, एम्प्टी सेट सब कंडीशन होल्ड कर जाएगा। बस केवल अच्छा। आइडेंटिटी नहीं करेगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें नहीं होता है। हाँ। बाकी सब कर जाएगा, जिसमें देखो कुछ नहीं है, कहते हैं ना, नंगा जो है उसके पास सब कुछ है। तो जिसमें कुछ नहीं है उसमें सब कुछ है। केवल आइडेंटिटी ही होना जरूरी होता है। जैसे केवल एक सेट केवल इतना हो जाए ना, W इक्वल टू E, तो अभी ये सब स्पेस बन जाएगा। आइडेंटिटी सिंगलटन जो सेट होता है ना, E, ये भी ग्रुप होता है, पता है आपको? हाँ सर। तो आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए नॉन एम्प्टी होना कंपलसरी, क्योंकि आइडेंटिटी तो होना ही चाहिए उसमें। तो VF कोई सदिश समष्टि है। VF ये वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। VF क्षेत्र F पर सदिश समष्टि है। W सबसेट ऑफ V एंड W नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि W V का अरिक्त उपसमुच्चय है। W इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। तब WF इज सब स्पेस ऑफ VF। तब WF VF की उपसमष्टि होती है, सब स्पेस होती है, if WF itself a vector space। तो यदि W स्वयं सदिश समष्टि है, तो स्वयं सदिश समष्टि क्या है? इसका मतलब W में वेक्टर स्पेस के सभी कंडीशन होल्ड होते हैं। तो देन WF इज सब स्पेस ऑफ VF। WF VF की उपसमष्टि है यदि if WF itself a vector space। यदि WF स्वयं सदिश समष्टि है, दैट इज
WF satisfy all conditions of vector space. WF satisfy all conditions of vector space. WF सदिश समुच्चय के सभी प्रतिबंध रखता है। तो अगर वेक्टर स्पेस की सभी कंडीशन W में हो जाए तो हम कहेंगे W VF की सब स्पेस है। W क्या है? सब स्पेस ऑफ VF। W VF की उप समुच्चय है। ठीक, तो अभी हमने देखा कि वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं, फिर हमने देखा कि वेक्टर सब स्पेस किसे कहते हैं। ठीक है, अगली जो परिभाषा में पढ़नी है वो पढ़नी है, ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी होगी, लीनियर कॉम्बिनेशन, रैखिक संचय। तो पहले हमने बताया कि वेक्टर स्पेस क्या होती है, दूसरे नंबर पे बताया वेक्टर सब स्पेस क्या होती है, तीसरे नंबर पे बता रहे हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन, रैखिक संचय। तो लीनियर कॉम्बिनेशन या रैखिक संचय किसे कहते हैं? तो शिविका बताओ, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? बोलो, लीनियर कॉम्बिनेशन या रैखिक संचय क्या होता है? हाँ सर, लीनियर कॉम्बिनेशन सर ये था कि जैसे कि फर्स्ट ईयर में था कि जैसे कि कोई ए है और बी है, ये ना दो उसके एलिमेंट हैं, दो सेट के एलिमेंट हैं, तो फिर जो होगा उसके साथ ए के साथ किसी एक को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब किसी भी एलिमेंट को, तो फिर वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। इस टाइप से पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, सॉरी चलो सेकंड ईयर। देख लेते हैं सही पढ़ा था गलत पढ़ा था। हाँ लिखो, लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस। लिखो, माना VF कोई सदिश समुच्चय है। लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा एन गोइंग टू बी। बी के एलिमेंट वेक्टर होते तो सब पे बार लगाना है। तो अल्फा 1 बार, अल्फा 2 बार, अल्फा 3 बार, डॉट डॉट अल्फा एन बार। तो माना VF कोई सदिश समुच्चय है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा एन टू बी में स्वेच्छ अवयव है, एंड ए बी सी जो है, या A1 A2 मान लो, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN जो है फील्ड के एलिमेंट। तो वेक्टर बी के एलिमेंट वेक्टर है और एफ के एलिमेंट स्केलर। तो A1 A2 फील्ड के एलिमेंट है और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा एन जो है वो बी के एलिमेंट। ठीक है, तब इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, तो एन अल्फा बार इक्वल टू A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 डॉट डॉट AN अल्फा एन, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 3 डॉट डॉट AN अल्फा एन is called linear combination of vectors अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा एन। चलिए, क्या बताओ क्या लिखा पूरा बोलो, पढ़ो पहले फिर आगे लिखते हैं। सर इसमें लिखा है इसमें इफ VF बी अ वेक्टर स्पेस, और फिर इसके बाद अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा एन be the elements of VF, and A1 A2 A3 dot 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 AN belongs to field F, then alpha is equal to A1 alpha 1 A2 alpha 2 comma A3 alpha 3 dot dot प्लस dot लगा AN बेटा, alpha n। अरे बहन जी प्लस लगा है सब में। A1 अल्फा 1 प्लस कॉमा कहाँ दिख रहा है? A1 हाँ अल्फा सर 1 सॉरी। प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 प्लस डॉट डॉट प्लस AN अल्फा। इसमें कॉमा नहीं लगा बेटा, प्लस लगा है, प्लस। हाँ सर, प्लस AN alpha n is called linear combination और वेक्टर्स of नीचे vectors नहीं लिखा, alpha 1 और वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा एन। दिख रहा है पूरा कि alpha नहीं दिख रहा n। पूरा? हाँ सर दिख रहा है। तो लिख लो जल्दी से, लीनियर कॉम्बिनेशन को हिंदी में कहते हैं रैखिक संचय। तो रैखिक संचय लिख के लिखो, माना VF कोई सदिश समुच्चय है। हिंदी में कोई है? यस सर।
माना वी एफ कोई सदिश समष्टि है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n बिलोंग्स टू v and a1 a2 a3 डॉट डॉट an बिलोंग्स टू कैपिटल s, तब अल्फा बार इक्वल टू a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 डॉट डॉट प्लस an अल्फा n सदिशों, then alpha bar equal to a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus a3 alpha 3 plus dot dot plus an alpha n को सदिशों अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n का रैखिक संचय कहते हैं। a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 प्लस डॉट डॉट an अल्फा n को सदिशों अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n का रैखिक संचय कहते हैं। तो अभी सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है आज, वेक्टर स्पेस कि सदिश समष्टि किसे कहते हैं। फिर हमने बताया कि वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, सदिश उप समष्टि क्या होती है। फिर हमने बताया कि अगर कोई वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, रैखिक संचय होगा, ये होगा a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 प्लस डॉट डॉट प्लस an अल्फा n। इसको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने तीन डिफिनेशन आज पढ़ाई, वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस और लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक, चौथी डिफिनेशन लिखो, लीनियर स्पान, लीनियर स्पान ऑफ अ सेट। लीनियर स्पान को हिंदी में कहते हैं रैखिक विस्तृति, रैखिक विस्तृति। तो एक समुच्चय की रैखिक विस्तृति, लीनियर स्पान ऑफ अ वेक्टर ऑफ अ सेट। अंशिता तुम्हें आवाज पहुंच रही है? यस सर, आ रही है। लीनियर कॉम्बिनेशन समझ में आ गया अंशिता? हाँ सर, आ गया। अब देखो, लीनियर स्पान, रैखिक विस्तृति, एक समुच्चय की रैखिक विस्तृति। तो देखो, अगर कोई सेट एस है, ठीक है, एस मान लो कोई सेट है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n एलिमेंट है, तो इससे जितने लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे एक लीनियर कॉम्बिनेशन तो ये लिखा a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3, ऐसे ही एक होगा b1 अल्फा 1 b2 अल्फा 2 b3 अल्फा 3 डॉट डॉट। ऐसे जितने लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं किसी सेट से, उस सेट को लीनियर स्पान कहते हैं। सिर्फ इस बात को दोहराओ सिविका। सर सर एक बार रिपीट कर दीजिए, वो मैं सुन नहीं पाई, लिख रही थी। हमने ये बताया बहन जी कि मान लो एस एक सेट है, सेट कैपिटल एस बी नॉन एम्प्टी, तो माना कैपिटल एस जो है नॉन एम्प्टी सब सेट ऑफ वेक्टर स्पेस भी है। तो माना कैपिटल एस सदिश समष्टि भी है के सदिशों का अरिक्त उप समुच्चय है। मतलब वी के जो वेक्टर हैं उनके कुछ एलिमेंट्स कैपिटल एस में है, मतलब एस उप समुच्चय सबसेट है। तो लेट कैपिटल एस बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस दी है। तो एस में मान लो बहुत सारे इस तरह के एलिमेंट है, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n, तो उनसे जितने लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे एक लीनियर कॉम्बिनेशन ये बना है a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3, ऐसे ही एक बनेगा b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस b3 अल्फा 3, और बनेगा c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2। तो जितने लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे उन सबका जो सेट होता है उसको लीनियर स्पान या रैखिक विस्तृति कहते हैं। लिखो, माना कैपिटल एस सदिश समष्टि VF में सदिशों का अरिक्त उप समुच्चय है। तो माना कैपिटल एस सदिश समष्टि VF के सदिशों का अरिक्त उप समुच्चय है। ध्यान से लिखना, तब सेट ऑफ ऑल, then set of all linear combinations of finite, तो एस में जितने एलिमेंट हैं उससे जितने लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सब जो है वो लीनियर स्पान होंगे। then the set of all linear combinations of finite sets of elements of capital S। तो माना एस क्या है, एल आई
एस जो है वो वेक्टर स्पेस वीएफ का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक, वीएफ के कुछ एलिमेंट एस में है, और एस में मान लो यही एलिमेंट है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, तो उनसे बनने वाले जितने लीनियर कॉम्बिनेशन है उनको कहते हैं लीनियर स्पान। ठीक, तो हिंदी में लिखा माना कैपिटल है सदिश वीएफ के सदिशों का अरिक्त उपसमुच्चय है, तब समुच्चय एस के परिमित अवयवों से, तब समुच्चय एस के परिमित अवयवों से निर्मित सभी रैखिक संचय, तब कैपिटल एस के अवयवों से या परिमित अवयवों से निर्मित सभी रैखिक संचय का समुच्चय एस की रैखिक विस्तृति कहलाता है। तब कैपिटल एस के परिमित अवयवों से निर्मित सभी रैखिक संचयों का समुच्चय एस की रैखिक विस्तृति कहलाता है। Then the set of all linear combinations of finite sets of elements of capital S is called linear span, is called linear span of capital S and denoted by LS। तो एस के जितने लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे उनको हम कहेंगे कि वो लीनियर स्पान है। इसका मतलब है कि ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन देखो, ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू प्लस ए थ्री, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन किस में होगा? एल एस में। और भी जितने होंगे वो सब उसी में होंगे, एल एस में। देखो एल एस में जितना भी एलिमेंट होंगे वो सब इसी लीनियर कॉम्बिनेशन में होंगे, ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू डॉट डॉट ए एन अल्फा एन। यहाँ ए आई और ए आई फील्ड का एलिमेंट होगा, और जो अल्फा आई है ये कैपिटल एस का एलिमेंट होगा, और आई मान लो वन टू थ्री अप टू है। तो जैसे हमने कहा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन है, तो अल्फा वन से अल्फा एन तक के जितने लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे एक बनेगा ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस ए थ्री अल्फा थ्री, एक बनेगा बी वन अल्फा वन बी टू अल्फा टू बी थ्री अल्फा थ्री डॉट डॉट बी एन अल्फा एन। तो जो ए वन ए टू है वो फील्ड के एलिमेंट है, और जो अल्फा आई है वो कैपिटल अल्फा वन अल्फा टू कैपिटल एस के एलिमेंट है। यहाँ आई वन से लेकर एन तक। सिर्फ ऐसे दोहरा दो एक बार, क्या समझ में आया तुम्हें लीनियर स्पान? हाँ सर। सर इसमें ये है कि अगर मतलब एस कोई वी का सबसेट है, एस वी का नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो मतलब एस के जो एलिमेंट्स होंगे और एस के एलिमेंट्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे जितने भी, तो उन सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस का जो सेट होगा वही लीनियर स्पान कहलाता है। जैसे कि एस में, हाँ जैसे कि एस में अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा एन एलिमेंट्स है, तो फिर उनके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बन पाएंगे, ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू बी वन अल्फा वन बी टू अल्फा टू, ऐसे जितने भी बनेंगे तो उन सबका जो सेट होगा वही लीनियर स्पान कहलाएगा। एलएस में होगा, तो जितने लीनियर एस के जितने लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे वो सब एलएस के एलिमेंट होंगे। ठीक, हाँ सर। जैसे मान लो हमने केवल इतना ही लिख दिया, ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू, बस इतना ही लिख दिया, तो ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ये भी एलएस का एलिमेंट होगा। ठीक है, हाँ सर। जितने लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे बहुत बनेंगे, अनगिनत बनेंगे, वो तो जितने स्केलर ले लोगे उतने ही लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो जितने बनेंगे वो सब एलएस में होंगे, लीनियर स्पान में होंगे। ठीक है, तो हाँ याद सर। है फर्स्ट ईयर में एक चीज पढ़ाई गई थी, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था तुमको। हाँ सर, ये पढ़ाया था, ये किसी थ्योरम में भी आया था ये बीच में। पहले पेपर की पहली जो चैप्टर थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था रैखिक स्वतंत्र और रैखिक परतंत्र, या रैखिकता स्वतंत्र और रैखिकता परतंत्र। लिखो, लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। एलआई का मतलब है लीनियरली इंडिपेंडेंट, रैखिकता स्वतंत्र और रैखिकता परतंत्र सदिश, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो कोई सेट एलआई है कि एलडी है, तो ये कैसे जानते थे हम लोग फर्स्ट ईयर में, वो तुम्हें बताते हैं, याद आएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा।
कि कोई सेट ऑफ वेक्टर्स एलआई है कि एलडी है। ठीक है, पढ़े देखा? हाँ सर। तो लिखो लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस, माना लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस, तो माना VF कोई सदिश समष्टि है कैपिटल एस, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा है। तो जो एस है क्या है? सेट ऑफ वेक्टर्स इन V है, इज a finite set of vectors in VF। तो माना VF कोई सदिश समष्टि है और कैपिटल एस V में, VF में सदिशों का परिमित समुच्चय है। कैपिटल एस इज फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स इन VF। कैपिटल एस VF में सदिश रैखिकता स्वतंत्र और रैखिकता परतंत्र समुच्चय, या सदिश भी लिख सकते हो। रैखिकता स्वतंत्र और रैखिकता परतंत्र समुच्चय, या सदिश भी लिख सकते हो। रैखिकता स्वतंत्र और रैखिकता परतंत्र सदिश, तो कौन से सदिश एलआई होंगे और कौन से एलडी होंगे वो बता रहे हैं। माना VF कोई सदिश समष्टि है, कैपिटल एस इक्वल टू करली ब्रैकेट में अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा एन। VF में सदिशों का परिमित समुच्चय, तो कैपिटल एस इक्वल टू लिख लो इज अ फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स इन VF। VF में सदिशों का परिमित समुच्चय है। कैपिटल एस क्या है? VF का परिमित समुच्चय है तब कैपिटल एस रैखिकता स्वतंत्र होता है, देन कैपिटल एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखो मैम, जो सेट एस है वो एलआई कब होगा? जो सेट एस है ये एलआई तब होगा लगा इफ, देखो इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, यदि आदेश a1 a2 a3 अप टू an इक्वल्स टू f इस प्रकार हो, तो सेट कैपिटल एस लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, रैखिकता स्वतंत्र होता है, यदि आदेश a1 a2 a3 डॉट डॉट an बिलोंग्स टू f इस प्रकार है कि a1 अल्फा a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3 डॉट डॉट an अल्फा n इक्वल टू 0 बार, जबकि whenever a1 इक्वल टू 0, a2 इक्वल टू 0 अप टू an इक्वल टू 0। अगर a1 a2 a3 डॉट डॉट an, तो a1 a2 a3 डॉट डॉट an अगर ये सब जीरो हो जाए, देखो जितने यहाँ पे मल्टीपल हैं, तो वो अगर सभी मल्टीपल जीरो हो, a1 जीरो हो, a2 जीरो, मतलब कुल मिला के इसकी वैल्यू जीरो प्लस जीरो हो, तो हम कहेंगे ये इंडिपेंडेंट है। कैसे हैं? इंडिपेंडेंट। ठीक है, हेलो। तो एलआई होने का मतलब सेविका बताओ क्या मतलब हुआ एलआई होने का? हाँ सर, एलआई होने का मतलब कि ये जितने भी स्केलर्स है ना a1 a2 an, ये सारे अगर ज़ीरो हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल। और एलडी कब होता है? जय माता की सर। अरे तो सारे लोग उसी पे करते हो डेली, ऐसा तो कोई दिन नहीं गुजरता है। हम्म। हम्म। हाँ यही है 98264@5EL। हाँ वो आईडी बता रहे हैं, आईडी जो है 98264 37460 @5EL। हम मैसेज कर देते हैं आपको।
98264 37460 460 @BL बाय नहीं, बस इतना ही है। हाँ जय माता। तो आप बताओ शिविका, एल समझ में आ गया कि अगर A1 A2 AN सब जीरो हो तो वो सेट ऑफ वेक्टर्स जो कैपिटल एस है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और हाँ लीनियरली सर। डिपेंडेंट कब होगा? एंड कैपिटल एस इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट। तथा कैपिटल एस रैखिकता परतंत्र होता है। तो एलडी कब होगा शिविका? जब इनमें से कम एक वैल्यू नॉन जीरो हो जाए। ठीक नॉन है। जीरो। एंड सर हाँ। कैपिटल एस इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट इफ ऑल A1 A2 A3 AN आर नॉट जीरो। अगर सब जीरो है A1 A2 तो LI, और एक भी नॉन जीरो हुआ तो एस इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट। एस रैखिकता परतंत्र होता है यदि A1 A2 A3 AN सभी शून्य नहीं है। सभी शून्य ना होने का मतलब है कि उनमें से कम एक नॉन जीरो है। या तो A1 या A2 कम से एटलीस्ट वन। मीन्स ये हुआ इसका मतलब कि ऑल AI नॉट इक्वल टू जीरो, I1R 1 2 3 अप टू 9। तो शांत बता, इसमें क्या समझ में नहीं आया? फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे अपन। आ गया। शांत फर्स्ट ईयर में कोई पढ़े थे? हेलो। आ गया भाई। जी सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ गया सर। हाँ आ गया। ये शिवानी चौहान के नाम से शायद है। हम्म। ठीक, जी जी। थैंक यू। तो शांत बताओ, LILD में क्या चीज नहीं समझ में आई? ये आ गई सर। समझ में आ गई कि कोई सेट ऑफ वेक्टर्स जो है, सदिशों का कोई समुच्चय जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट रैखिकता स्वतंत्र होता है अगर उसमें सभी स्केलर शून्य हो। और अगर शांत एक भी नॉन जीरो हो गया, जैसे A1 या कुछ भी कोई भी एक वैल्यू नॉन जीरो हो गई, तो हम कहेंगे कि वो कैसा सेट है? LD है। लीनियर इंडिपेंडेंट। LD है। कैसा है? LD है। ठीक। एक क्वेश्चन लिखो जरा शिविका बहन। हाँ सर। स्वतंत्र स्वतंत्र होने के लिए शिविका क्या चाहिए? कि A1 A2 सब जीरो हो। ठीक है। हाँ, और परतंत्र होने के लिए क्या चाहिए? कि कम से कम कोई एक जीरो ना हो। आपको ये बताया था जब हमने कि V2R के अगर एलिमेंट है तो ये ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, और अगर हाँ सर, बताया V3R था। के एलिमेंट है तो ये ट्रिपलेट में होंगे। ऐसे बताया ट्रिपलेट था। में होंगे। हाँ सर, बताया था। तो लिखो एग्जामिन, क्वेश्चन लिखो एग्जामिन वेदर द सेट ऑफ वेक्टर्स, एग्जामिन वेदर द सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। याद करो कि सदिश निम्न सदिश रैखिकता परतंत्र है या रैखिकता स्वतंत्र है। तो तुम्हें ये देखना है कि ये LI है या LD है। तो अगर LI होंगे तो A1 A2 की वैल्यू जो है वो शून्य हो जाएगी। ठीक है। और LD होंगे, सिर्फ अपने ग्रुप पे जाके जो पहला क्वेश्चन है वो बताओ, फर्स्ट वाला। हाँ सर। पहला जो है एलिमेंट, सर ये वाला है क्या? इफ द सेट एस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन ऑफ वेक्टर्स ऑफ BF इज लीनियरली इंडिपेंडेंट देन प्रूव दैट नन ऑफ द वेक्टर्स कैन बी जीरो वेक्टर, ये वाला।
हाँ, इसमें पहला जो है सेट है वो क्या है? 1 3 2। बताओ अल्फा 1 कितना है? अच्छा, पहला तीन ये है 1 2 तीन 3। वेक्टर दिए। हाँ, अल्फा 1 जो एलिमेंट है वो 1 3 2। अल्फा 2 1 3 दूसरा 2। वेक्टर है। दूसरा है 1 -7 -8। हाँ, और तीसरा क्या है? तीसरा है 2 1 -1। तो तुम्हें ये चेक करना है कि वेक्टर एलाई है कि एलटी, ठीक है? हाँ सर। तो क्या चेक करना है कि जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये तीन सदिश हैं, अल्फा 1 इस तरह का सेट है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तुम्हें ये देखना है कि जो सेट ऑफ वेक्टर्स जो है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये एलआई है या एलडी है, ठीक है? तो हम देखेंगे सभी का कि ये एलआई है कि एलडी, ठीक है? हाँ क्योंकि सर। ये जो क्वेश्चन है उसमें V3R लिखा है। क्या लिखा है? V3R। तो V3R जब होता तो A1 A2 A3 R में लेके चलते हैं। V3F होता तो A1 A2 A3 F में लेके चलते हैं, एफ ठीक में। है भाई? हम्म। तो लिखो लिखो दैट स्केलर्स A1 A2 A3 belongs to capital R such that। सॉल्यूशन लिखो इस क्वेश्चन का। जो वेक्टर दिए हैं तीन उनको लिख लो। गिवन गिवन वेक्टर्स दिए गए सदिश हैं। अल्फा 1 लिख लो 1 3 2। अल्फा 2 लिख लो 1 -7 -8। अल्फा आदेश 3 है लिख ना लो सर? 2 1 है। आदेश है ना सर? नहीं, दिए गए सदिश तो ये है ना। नहीं, दिए आप गए सदिश बैठ जो है। करके आदेश लिखना है ना। हाँ, अब माना आदेश A1 A2 A3 बिलोंग्स टू R इस प्रकार है कि लेट स्केलर A1 A2 A3 बिलोंग्स टू R सच दैट। माना आदेश A1 A2 A3 बिलोंग्स टू R इस प्रकार है कि A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 इक्वल टू वेक्टर 3। ये जो जीरो वेक्टर है सिर्फ का ये भी V3R का ही होगा। और V3R का जो भी एलिमेंट होता है वो ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? सर ट्रिपलेट। ट्रिपलेट। ट्रिपलेट तो बताओ A1 लिखेंगे अल्फा 1 की वैल्यू लिखेंगे 1 3 2। A2 लिखेंगे और लिखेंगे 1 -7 -8। A3 लिखेंगे और ये लिखेंगे 2 1 -1 इक्वल टू में बताओ सभी का क्या लिखें? आगे आगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू इक्वल टू में लिखेंगे इक्वल सर, टू में? इक्वल टू में सर A1 0 बार प्लस A2 0 बार प्लस A3 0 बार। इक्वल टू में तो बेटा जीरो बार ही तो लिखा है। A1 अल्फा 1 की वैल्यू लिख दी प्लस A2 हाँ। अल्फा 2 लिख दी प्लस A3 अल्फा 3 की वैल्यू लिख दी। इक्वल टू में केवल जीरो बार ही तो लिखा है। हाँ सर। जीरो बार को कैसे लिखेंगे V3R में? V3R में जीरो बार का यार। मतलब क्या होता है? जीरो जीरो जीरो। हाँ। V2R में होगा तो जीरो जीरो। V3R में है तो जीरो 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 3 बार। एन टपल है VN में तो जीरो जीरो डॉट डॉट n बार, ठीक हाँ है? सर। अब सभी का A1 का मल्टीप्लाई कर दो। तो A1 का जब टपल में मल्टीप्लाई करते हो तो तीनों में होगा तो A1 का 1 में होगा। A1। A1 का 3 A1 में होगा 2 A1 में होगा A2 में होगा A2 में होगा A2 में होगा 2 A3 A3 -A3 0 0 0। अब टपल को कैसे प्लस करते हैं सिर्फ? ये जो टपल है इनको प्लस कैसे करते हैं? सर इनका ऐसे करेंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है मतलब A1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस 2A3। फिर होगा सर 3A1 माइनस 7A2 प्लस A3। फिर होगा 2A1 माइनस 8A2 माइनस A3। ठीक। अब सभी का कंपेयरिंग कर दें अगर तो जो पहली इक्वेशन है वो इक्वल टू जीरो बनेगी। दूसरी हाँ इक्वेशन सर। है वो भी जीरो बनेगी। तो ऐसे हाँ। तीन इक्वेशन, ठीक है, तीन इक्वेशन बनेगी। अदिता गुस्सा तो नहीं आ रही है? नो सर, बिल्कुल नहीं आ रही। A1 प्लस A2 प्लस 2 A3 इक्वल टू जीरो।
3a1 माइनस a1a2 प्लस a3 इक्वल टू 0, 2a1 माइनस 8a2 माइनस a3 इक्वल टू 0। अंशिता ये तीन इक्वेशन है, इन्हें हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, चाहे क्रॉस यस मल्टीप्लिकेशन से करो, किसी भी मेथड से सॉल्व करके बस a1 a2 a3 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अगर a1 यस a2 a3 तीनों वैल्यू जीरो आ जाए अंशिता, तो जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये कैसा होगा? सर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और अगर एक भी नॉन जीरो आई लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो देखो एक तो तरीका अंशिता घिसा पिटा है कि आप इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, a1 a2 a3 के मान निकालो और देख लो कि वो तीनों जीरो आ रहे हैं या कम से कम एक नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये यस घिसा पिटा तरीका, ये तो तुम लोग भी कर सकते हो, कर सकते हाँ ही नहीं यस अंशिता? हाँ सर कर सकते हैं, हो जाएगा। तो तुम्हें एक सुंदर तरीका हम समझा दें, अगर घिसे पिटे से हाँ करना हो तो तुम लोग कर ही सकते हो, ठीक है। हाँ सुंदर तरीका बता दें, यस देखो ये तरीका आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो, ठीक है। क्या तरीका होता है कि हम लोग फर्स्ट ईयर में, याद हो अगर किसी को, तो हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल देते हैं। फर्स्ट ईयर का पहली चैप्टर थी आव्यूह की जाति। शांत तुम्हें याद है पहला चैप्टर था रैंक ऑफ मैट्रिक्स? वेक्टर्स यार। सर वैसे वो मतलब ए वन इजिकल टू ए2 इजिकल टू ए3, फिर ए1 के नीचे सर 1 वाले छुपा के 2 और 3 वाले लिख देते हैं, और ए2 के नीचे ए2 वाले छुपा के 1 और 3 के कांस्टेंट्स लिखेंगे, ये वाला। ये तो बहन जी वो बता रही हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। रैंक का हाँ मतलब बेटा हमने बताया रैंक फर्स्ट ईयर में। तुम लोग इतने सुंदर हो, इतने खुश रहोगे जिंदगी में कि भूल हार जाते हो। पहले ये बताओ इधर का पूरा हटा सकते हैं हम कि नहीं? सर वो वाला हाँ है, सर सिर्फ वो ऐसे लिख देते मैट्रिक्स में सर, वन मतलब ए1 का 1, ए2 मतलब 3a1 फिर 2, हाँ मतलब चलो ए2 तुम की तो अलग होती है। यहाँ तक सबने लिख लिया कि नहीं ये बताओ? शांत यहाँ तक लिख लिया? हाँ लिख लिया सर। तो अब तुम्हें वो मेथड सिखा रहे हैं जो फर्स्ट ईयर तुम्हें रैंक निकालना सिखा रहे हैं। तुम लोग इतने होशियार हो तो भूलने में बड़े आए हो, खुश रहोगे जिंदगी भर। तो नीचे लिखो नाउ, देखो नाउ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, देखो नाउ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दीज इक्वेशंस। अब इन समीकरणों का आव्यूह निरूपण या कोएफिशिएंट मैट्रिक्स गुणांक आव्यूह लिख दो हिंदी में, गुणांक आव्यूह। तो उपरोक्त समीकरणों का गुणांक आव्यूह, गुणांक आव्यूह जो है वो इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे, 1 1 2, 1 1 2। ये लिखेंगे 3 माइनस 7 1, 3 माइनस 7 1। ये हाँ लिखेंगे तो 2 सुनिए, बोल तो रहे थे सर हम ये। माइनस 8 माइनस 1। अब क्या करेंगे बताओ, रैंक कैसे निकालते थे? वो घटा के मतलब ऐसे कुछ करके मतलब ऊपर नीचे, हम्म, मतलब ऐसे सर कुछ करते नहीं थे, प्लस माइनस करके मतलब ऊपर नीचे R1 R2 ऐसा। एक तरीका होता था कि अपन उसमें रो ऑपरेशन लगा लगा के वो करते थे कि कितने जीरो हैं। यहाँ उतना लंबा नहीं करना, बहुत शॉर्टकट करना है। यहाँ डिटर्मिनेंट निकालना है, तो देन डिटर्मिनेंट ए निकालना है। शांत जल्दी से इसका डिटर्मिनेंट, देविका इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? हाँ सर। सर 0 आ रही है। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो रही है? हाँ ठीक है कोई बात नहीं। देखो दो ही बातें होती है देविका, अगर अगर किसी का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आए, जैसे डिटर्मिनेंट ए जो है अगर वो जीरो आता है, उसकी रेंज जो है वो हमेशा अननोन क्वांटिटी से कम होती है। अननोन क्वांटिटी है, इसमें अननोन क्वांटिटी कितनी है सुरेखा?
सर 3। 3 है। तो अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब जो उसकी रैंक होगी वो अननोन क्वांटिटी अज्ञात राशियों से कम आएगी। तो अज्ञात राशियां तीन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर रैंक जो ए हाँ होगी वो लेस देन 3 होगी। 3 क्या है? नहीं अज्ञात राशि। अगर यहाँ मान लो 4 होती A1 A2 A3 A4 तो लिखते रैंक 4 से कम होगी। तो रैंक जो है वो लेस देन 3 होगी। फर्स्ट ईयर में अपन पढ़ते थे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक जो है वो अननोन क्वांटिटी जो अज्ञात राशियां हैं, अननोन क्वांटिटी A1 A2 A3 इनसे कम होगी। तो रैंक अगर 3 से कम है तो समझ लो कि जो सॉल्यूशन होगा वो नॉन जीरो। ऐसे समझ लो जितनी अननोन क्वांटिटी है अगर रैंक उससे कम है तो नॉन जीरो सॉल्यूशन, और रैंक उसके बराबर है तो जीरो सॉल्यूशन। ज्यादा रैंक कभी होती नहीं है। अगर रैंक ए जो है वो अननोन अननोन क्वांटिटी के इक्वल टू आ जाए तो इसका जीरो सॉल्यूशन होगा। जीरो सॉल्यूशन का मतलब है कि A1 A2 A3 जितने स्केलर है वो सब जीरो होंगे। और अगर रैंक लेस देन n आ जाए तो इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन है। नॉन जीरो का मतलब है कि A1 A2 A3 सब जीरो नहीं होंगे। तो इसका सही मतलब रैंक क्या है फिर से बता दीजिए, समझ नहीं आया। अगर जीरो सॉल्यूशन है तो वेक्टर Li होते हैं, और नॉन जीरो सॉल्यूशन है तो वेक्टर Ld होते हैं। तो बेटा बताओ ये जो कहानी है इस समय पढ़ रहे हैं हम, उसमें अगर डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 आ रहा है तो रैंक जो है वो लेस देन 3 होगी। हाँ और सर। रैंक अगर लेस देन 3 है तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका कैसा सॉल्यूशन होगा? जीरो सॉल्यूशन है नॉन जीरो सॉल्यूशन? सर इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा और ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। फिर होगा नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा तो सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो एलडी होगा। लिखो देयरफॉर, तो देयरफॉर सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, इसलिए सदिशों का निकाय शून्येतर हल रखता है। सिस्टम ऑफ वेक्टर्स हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। समीकरणों का निकाय, therefore system of vectors has non zero solution। इसलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखो, समीकरण निकाय सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज, हैव कर दो हैव क्योंकि 3 इक्वेशन है ना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसलिए समीकरण निकाय शून्येतर हल रखता है। साथ शून्येतर लिख लोगे। शून्येतर का मतलब सभी शून्य नहीं होंगे। शून्य हल होता है वो जिसमें सभी शून्य हो, और शून्येतर हल वो होता है जिसमें सभी शून्य नहीं होंगे। सात समीकरण का निकाय शून्येतर हल लगता है। अब आप जान लो कि अगर जीरो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब A1 A2 A3 तीनों जीरो होंगे, और अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन है तो कम से कम तीनों में से एक वैल्यू नॉन जीरो होगी। तो ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स था अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये कैसा है? Li है कि Ld? Ld। Ld लिख दो। हैंस गिवन वेक्टर्स, तो हैंस गिवन वेक्टर्स, given set of vectors alpha 1 alpha 2 alpha 3 is linearly dependent। आयुषी है क्या? आयुषी से आयुषी बता। एल आई एल डी का कॉन्सेप्ट हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे और आप दोबारा पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो याद भी नहीं कि हम पढ़े थे फर्स्ट ईयर में। तुम्हें कुछ याद है? सर फर्स्ट ईयर का तो नहीं याद। नहीं याद है? नो सर। अब बताओ तुम्हें अगर क्वेश्चन दिया जाए तो कैसे तुम कहोगी कि ये है कि नहीं है? हम्म? सर ऐसे ही सॉल्व करके अगर ना रैंक इक्वल्स टू आ जाती है 3 के, या फिर कोई भी अननोन क्वांटिटीज के इक्वल आ जाती है तो ज़ीरो सॉल्यूशन होगा, मतलब वो एल आई हो जाएगा। और अगर लेस देन अननोन क्वांटिटीज के आ जाती है तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। समझ में आ गया सारी कहानी? यस सर।
एक क्वेश्चन कर लोगे? यस सर, दे दीजिए। दे दिए क्या? वो तुम्हें आए होंगे 5-6 क्वेश्चन, देखो 6 क्वेश्चन भेजे हैं, दिख रहे हैं? हम्म यस सर, इसी के पार्ट नीचे वाले। हम्म हम्म, हम्म। यस सर, हाँ सर, दिख रहा है। कर लोगी? हाँ सर, कर लेंगे। तो क्या करना है कि सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ तक तो देखो किसी को दिक्कत नहीं, 3 इक्वेशन बन जाएंगी। उसके बाद सबसे सरल तरीका है उसी, ये भी हो सकता है कि इनको आप एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके A1 A2 A3 की वैल्यू निकाल दो। लेकिन काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि 3 इक्वेशन सॉल्व करोगे तो पहले 2 को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर 2 को करना पड़ेगा, तो काफी लेंदी होगा अगर उस तरह से करोगे। किसी भी मेथड से आप वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन सबसे सरल तरीका और जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स, वो बताया है कि आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालो। बस 2 ही बातें होंगी। पहली बात होगी, अगर रैंक ए जो है, अगर रैंक ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आए, सॉरी, अगर डिटर्मिनेंट ए जो है, अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आए तो समझ लो 0 सॉल्यूशन होगा, और अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 आए तो नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। आयुषी लिखवाओ नीचे जरा दोनों बातें। नंबर 1 पे नोट नोट करके लिखो, सब लोग नोट करके पहली बात लिखवाओ आयुषी। If determinant A not equals to 0, then the system of equations has non-zero solution that is linearly independent. बोलो आयुषी। Yes sir, if determinant A not equals to 0, rank A is equals to, if determinant of A not equal to 0, then system of equations has zero solution that is linearly independent, and if determinant A equals to 0, then system of equations has non-zero solution that is linearly dependent. बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो रैंक हमेशा अननोन क्वांटिटी से, ज्ञात राशियों से कम आएगी। जैसे इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो गया था, तो जो अननोन क्वांटिटी है वो 3 है, A1 A2 A3, तो रैंक जो है वो 3 से कम आएगी, और 3 से कम रैंक आएगी तो हमेशा नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब है कि तीनों जीरो नहीं होंगे। तो अगर A1 A2 A3 तीनों जीरो नहीं है तो हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन जो है वो एलडी है, परतंत्र है, रैखिकता परतंत्र है। शांत, कुछ पूछना है? नहीं सर। हम्म? नहीं सर। सर। यस सर। बोलो शांत। सर आपने वो भेजे नहीं सर, वो मतलब वो क्लास नहीं हुई थी क्या जो करें? लीनियर वाली, सर लीनियर हाँ? वाला वो पढ़ाया था सर आपने। क्या करें? सर आपने वो पढ़ाया नहीं था सर, लीनियर वाला। हम्म तो वो आपने फिर नोट्स भेज रहे थे सर, उस कारण के आपने भेजे नहीं, फॉरवर्ड नहीं किए। अभी इस बैच में पढ़ाएंगे तब कर लेना। इस बैच में फिर इस से बैच में पढ़ाओगे? जब पढ़ा है। इस बैच में फिर से पढ़ाओगे सर? हाँ, इस बैच में अभी हुई नहीं ना वो। पूरा सिलेबस इस बैच में भी होगा, पूरा सिलेबस उस बैच में भी होगा। तुम्हें अलग बस अलग कोशिश पढ़ाओगे फिर, करनी। इस बैच में अलग उसमें अलग? हाँ तभी तो। बस तुम्हारा काम एक ही है कि एक बार में अगर फीस जमा कर दोगे तो तुम्हें दोनों बैच अटेंड करने को मिल जाएंगे।
और अगर 2 बार में फीस जमा करोगे 3.5 प्लस 3.5, तो एक ही बैच अटेंड करने को मिलेगा। और अभी 5 सितंबर तक का मौका है, अभी बहुत दिन है। आज 23 हुआ है, तो 7-8 दिन यहाँ है और 5-13 दिन है। तो 13 दिन में अगर 7,000 की व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्यों शिविका? हाँ सर। ये 13 दिन में 7,000 की व्यवस्था बन सकती है। हाँ सर, बन सकती है। चलो सब लोगों से कहो कि जल्दी जल्दी से बना नहीं, रख दो इसको। हो गया फिर क्लास में। तो और कुछ कहना है किसी को? तो सब लोगों को एक नंबर हमने फोन पे नंबर दिया है, तो उस नंबर पे जाके जल्दी से फीस डिपॉजिट कर दो, ठीक है? फोन पे आईडी भी दे देते हैं तुम लोगों को। फोन पे आईडी आईडी क्या है? यूपीआई आईडी, यूपीआई आईडी क्या है शिविका? 9